ठीक है सर, अभी आप बात कर रहे थे कि दिल्ली में बहुत कम लोगों की जान गई है, बहुत सुकून की बात है ये, लेकिन इस पर कुछ कंट्रोवर्सीज भी हुई, इस पर कुछ पॉलिटिकल बयानबाजियां भी हुई और ये कुछ लोगों ने इल्ज़ाम लगाया कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार जो है वो मृत्यु के आंकड़ों को ढक रही है। और एक दिन तो कहते हैं कि आज एक भी मौत नहीं हुई और अगले दिन अचानक 20 लोगों की मौत की आंकड़ा जो है वो सामने आ जाता है। ऐसा क्यों है? मेरे को दुख है इस बात का कि इतने सेंसिटिव इशू के ऊपर और ऐसे कठिन दौर में राजनीतिक बयानबाजी की जा रही है। मेरा अपना ये मानना है, पहली चीज़ तो दिल्ली जैसी राजधानी में, दिल्ली जैसी शहर में जो देश की राजधानी है, इसमें अगर कोई ये सोचे कि मौत के आंकड़ों को छुपाया जा सकता है या बदला जा सकता है, वो बेवकूफ़ी होगा। मतलब इट्स जस्ट इम्पॉसिबल। जहाँ पे देश का सारा मीडिया, यहाँ पे अब मिनट टू मिनट मीडिया को जानकारी ज़्यादा रहती है, हमें कम रहती है कि सर क्या चल रहा है इधर उधर। तो ये बिल्कुल मनगढ़ंत बातें हैं और हमारी सरकार सारा डेटा डेली बेसिस पे, कितनी बार तो मैं बैठ के सारा डेटा जनता के सामने रखता हूँ। मेरी अपना ये मानना है कि इस कठिन दौर में सबको मिलके काम करना चाहिए और सारी पार्टियों को राजनीति से ऊपर उठ के आपस में सहयोग करके काम करना चाहिए। हमारा आम आदमी पार्टी की सरकार जो है दिल्ली में, हमारा पूरे, आपने देखा होगा पिछले 2-3 महीने से हमारा रवैया यही रहा है कि हर सरकार के साथ, चाहे वो किसी भी पार्टी की हो, हमने मिलके काम किया है। ये वक्त एक दूसरे के ऊपर दोष लगाने का, टीका टिप्पणी करने का, उंगलियां उठाने का, इस सब का समय नहीं है ये। लेकिन सर राजनीति तो दोनों तरफ से हो रही है। अब जैसे आपकी पार्टी के एक विधायक हैं, राघव चड्ढा जी हैं, मैं नाम लेके बोलता हूं, उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया कि ये जो प्रवासियों का मूवमेंट हो रहा है, प्रवासी मजदूर भाई बहनों का मूवमेंट हो रहा है, इससे पार्टीशन की, बंटवारे की याद आ जाती है। उस वक्त भी ऐसी तस्वीरें देखने को मिलती थी और इसके लिए बीजेपी की सरकार जिम्मेदार है। अगर इस तरह की कोई बयानबाजी है तो नहीं करनी चाहिए, हमारे वालों को भी नहीं करनी चाहिए, उनके वालों को भी नहीं करनी चाहिए, किसी को नहीं करनी चाहिए। इस टाइम बयानबाजी, किसी भी तरह की बयानबाजी सही नहीं है। इस समय देखिए सब लोग इतने बड़े बड़े काम कर रहे हैं, इतनी बड़ी आपदा है, इतनी बड़ी कठिनाई का टाइम है, देश इतना मुश्किल दौर से गुजर रहा है, जनता इतनी तकलीफ़ में है। ऐसे में जो भी कुछ भी कर रहा है उसमें नुक्स तो होंगे ही। मैं भी काम करता हूँ, मैं 100 काम करता हूँ, उसमें 10 नुक्स निकाल सकते हैं आप, 20 नुक्स निकाल सकते हैं आप, नुक्स तो होंगे ही होंगे। लेकिन नुक्स निकालने से क्या होगा भाई? जो कर रहा है उसमें थोड़ा सा हाथ बटाओ ना, थोड़ा सा सहयोग करो, जो सहयोग कर सकता है। जैसे हम खाना खिला रहे हैं, रोज़ 10 लाख लोगों को खाना खिलाते हैं, कम पड़ जाता होगा, हो सकता है। मैं देखता हूँ कई सारी NGOs जो हैं वो भी लगी हुई हैं, वो भी खाना खिला रही हैं, बड़ी अच्छी बात है। वो NGOs ये नहीं कह रही भी केजरीवाल ने इसको खाना नहीं खिलाया, केजरीवाल ने हमने इतनों को खिलाया, आपने भी 1 लाख को खिला दिया, आपने 10,000 को खिला दिया, आपने 5,000 को खिला दिया, बड़ी अच्छी बात, सबके लिए ताली बजनी चाहिए, सब बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। ये वक्त है सबको आपस में सहयोग करके इंसानियत बचाने का, लोगों को बचाने का, देश को बचाने का। सर लेकिन लाइनें तो दिल्ली में भी खूब लगी, आज खूब लोग जमा हुए जिनको जो पहुंचना था अपने गांव घरों को, आपकी सरकार ने उनको बसों से जो है आनंद विहार तक पहुंचाया है। अभी आपने कहा कि नुक्स निकालने का वक्त नहीं है, तो आप ये कह रहे हैं कि इस सिचुएशन को केंद्र की सरकार ने जिस भी तरीके से हैंडल किया वो ठीक है, माइग्रेंट क्राइसिस को? मैं ये कह रहा हूँ, अभी हमारी एक मीटिंग चल रही थी, अच्छा हुआ आपका अभी हमारी बातचीत हो रही है। मेरा एक सुझाव है, अगर केंद्र सरकार इस सुझाव को एक्सेप्ट करना चाहे तो आपके चैनल के ज़रिए भी दे रहा हूँ, मैं उनको लिखूँगा भी इस बारे में कि कई लोग हैं जो जाना चाहते हैं। हमने एक वेबसाइट चालू की, हमने कहा भी रजिस्टर करो। 4 लाख, आप यकीन नहीं करोगे, 3-4 दिन के अंदर 4 लाख लोगों ने रजिस्टर कर दिया, 4 लाख। अब कहीं पे अगर बस, जैसे मान लीजिए अभी एक ट्रेन जानी है और नई दिल्ली स्टेशन से ट्रेन जानी है, बिहार जानी है, तो वहाँ उसके यात्रियों को ले जाने के लिए जैसे ही हम मान लीजिए बुराड़ी में एक बस लगाते हैं, पूरे इलाके में पता चल जाता है एक बस लगी है, और वहाँ जो भीड़ हो जाती है लोगों की, उस भीड़ को कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। अभी तरीका ये है, जो सिस्टम ये है कि दिल्ली से अगर मुझे लोगों को बिहार भेजना है तो दिल्ली सरकार ऐसे लोगों की लिस्ट बनाएगी
वो बिहार सरकार को भेजेगी, बिहार सरकार उस लिस्ट को अप्रूव करेगी और वो लिस्ट फिर रेलवे में जाएगी, रेलवे वाले उस लिस्ट को अप्रूव करके और फिर उसके लिए गाड़ी लगाएंगे। ये प्रोसेस बहुत ही ज़्यादा कम्बरसम है, इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है और इसकी वजह से जनता के अंदर रोष पे मेरा ये एक अभी हमारे दिमाग में ये आ रहा था कि मान लीजिए कल मैं ये कह दूं भाई जिन जिन लोगों को यूपी जाना है वो फलाने फलाने स्टेडियम में इकट्ठे हो जाओ, और जिन जिन लोगों को बिहार जाना है वो फलाने फलाने दूसरे स्टेडियम में इकट्ठे हो जाओ, जिनको एमपी जाना है वो यहाँ इकट्ठे हो जाओ, जिनको केरला जाना है वो यहाँ अलग अलग जगह इकट्ठे कर दें। और हम मान लीजिए कल 100 ट्रेन नई दिल्ली से बिहार के लिए लगा दें, 100 ट्रेन मान लीजिए यूपी के लिए लगा दें, दूसरे स्टेशन से 50 ट्रेन या 5 ट्रेन, एक मोटा मोटा एस्टीमेट तो पता चल ही जाता है कि कितने लोग जाना चाहते हैं, इतनी ट्रेन वहाँ आधे आधे घंटे के ऊपर लगाते जाएं। फिर इस स्टेडियम से एक ट्रेन के लिए आदमी लेके स्टेशन पहुंचाएं, उनको ट्रेन चली जाए, फिर दूसरे लोगों को ले जाएं उनको, और स्टेडियम में उनके खाने पीने का अच्छा इंतजाम कर दें, टेंट का, कूलर का, खाने पीने का उनका इंतजाम कर दें, तो ये भगदड़ भी ख़त्म हो जाएगी। और मुझे लगता है 3-4 दिन के अंदर हम लगभग सारे लोगों को भेजने में कामयाब हो जाएंगे। लेकिन जब ये लिस्टें बन के लिस्ट बनेगी और फिर हम लिस्टें भेजेंगे, लेकिन जितने लोग ट्रेन में चढ़ गए उतने लोगों की लिस्ट बना के और तुरंत फैक्स करा देंगे बिहार सरकार को या यूपी सरकार को या मध्य प्रदेश सरकार को। लेकिन 2 दिन पहले लिस्ट बनेगी और फिर लिस्ट वहाँ जाएगी और फिर वहाँ जाएगी और फिर वहाँ से अप्रूव होके आएगी, इतने में तो लोग सड़क के ऊपर आ जाते हैं। तो केंद्र सरकार ने हालांकि खोल दिया इस टाइम कि भाई ट्रेन से जा सकते हैं लोग, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन थोड़ा सा मुझे लगता है ये प्रोसीजरल वाला जो है ना, इसको भी अगर केंद्र सरकार थोड़ा सिंप्लीफाई कर दे तो ये इतनी जो भगदड़ मची हुई है ये ख़त्म हो जाएगी। लेकिन सर इस बात को तो आप मानेंगे ना कि आज आपने ये बात की, आपका सुझाव ठीक है, अच्छा साउंड करता है, हो सकता है सरकार आपका सुझाव मान भी ले, लेकिन मैं आपको केवल आपके ऊपर नहीं सवाल उठा रहा हूं, मैं सभी राज्यों की राज्य सरकारों के ऊपर और केंद्र से सवाल है कि ये हम ये सोच अब रहे हैं जब हमने इतनी मानवीय तस्वीरें देखी, इतने लोगों की हादसों में रोड एक्सीडेंट्स के अंदर जान चली गई, ट्रेन से कटकर मर गए हमारे कितने मजदूर भाई बहन, हमने देर कर दी सर, कम से कम इतना तो आप स्वीकार करेंगे? मैं मानता हूँ इसको थोड़ा और जल्दी किया जा सकता था, और उनकी जो अंदर उनके दिल के अंदर जो वो थी जाने की, वो थोड़ा अगर जल्दी सारी सरकारें इसको एक्सेप्ट कर लेती तो इस स्थिति को थोड़ा सा ज़्यादा सेंसिटिव तरीके से कई दिन पहले सॉल्व किया जा सकता था, ऐसा मुझे भी लगता है। इस पे सभी सरकारें, मैं समझता हूं कि एक्शन लेने में देर कर दी सबने। जी ठीक है, अब आपका पर अभी भी मैं समझता हूं, अभी भी जो हम कर रहे हैं वो प्रोसेस बड़ा धीरा है, धीमे है। इस धीमे प्रोसेस से, जैसे मैंने बताया, 3-4 दिन के अंदर हमारे पास 4 लाख रजिस्ट्रेशन आ गए, तो आप सोच सकते हो कि द नंबर्स दैट वी आर टॉकिंग, तो अभी भी हमें बहुत बड़े स्तर के ऊपर इसको सोचना पड़ेगा। अब इसका जो रिवर्स आर्गुमेंट दिया जाता है वो ये है कि आप अगर हर किसी को जाने की इजाजत दे देंगे तो क्या मतलब रह गया सोशल डिस्टेंसिंग का, क्या मतलब रह गया आइसोलेशन का, इतनी इंटरमिक्सिंग हो जाएगी। सोशल डिस्टेंसिंग करके भेजिए ना आप भाई, आप ट्रेन के अंदर जितने लोगों को बिठा रहे हैं, ट्रेन तक ले जा रहे हैं, उनको सबको अभी फिलहाल भी तो सोशल डिस्टेंसिंग करके ही कर रहे हैं ना। जी, एक मेरे पास कुछ एक सवाल सर सोशल मीडिया से हैं, मैं चाहूंगा उनके जवाब आप दे दें। जैसे एक मोहित चौधरी ने एक सवाल ट्विटर पर पूछा है आपसे, अभी आप कह रहे थे कि हम 10 लाख लोगों को खाना खिला रहे हैं, उन्होंने सवाल किया कि अगर 10 लाख लोगों को दिल्ली की सरकार खाना खिलाती है, आपने शेल्टर होम भी खोल रखे हैं, तो ये लोगों में घर जाने की हड़बड़ी और होड़ क्यों मची हुई है? आप उनसे जाके बात कीजिए, रिलीफ सेंटर में भी जाके बात कीजिए। इनफैक्ट एक दिन एलजी साहब खुद चले गए समझने के लिए, और मैं भी बहुत सरप्राइज था। वो एक रिलीफ सेंटर में गए, वहाँ का इंतज़ाम देख के बहुत खुश हुए, और उन्होंने फिर उनसे पूछा, तो वहाँ के लोगों ने कहा कि जी खाना भी अच्छा मिल रहा है, सब कुछ अच्छा मिल रहा है, हमें तो बस अपने घर जाना है, हमें तो बस अपने घर जाना है। तो उसमें एक चीज़ तो लोगों को ये लग रही है कि उनको इसका कोरोना का अंत नज़र नहीं आ रहा। बहुत बड़ी अनसर्टेनिटी बनी हुई है लोगों के दिल में, बहुत बड़ी अनिश्चितता बनी हुई है कि आगे क्या होगा, कितने दिन बाद खुलेगा, पता नहीं अब नौकरी मिलेगी नहीं मिलेगी,
पता नहीं अब हमारा क्या होगा। तो उनका, वो लोग वहाँ से छोड़ के आए थे, उनका घर वहीं है, गांव के अंदर है, तो वो सोचते हैं यार घर वापस चलते हैं, यहाँ पता नहीं अब हमारा क्या होगा। बहुत ज़्यादा बड़ी अनसर्टेनिटी उनके दिमाग में बनी हुई है, वो घर जाना चाहते हैं बस। ठीक है सर, एक सवाल आया है, ये अमन आनंद तिवारी हैं, इन्होंने भी ट्विटर पर पूछा है आपसे कि ये लॉकडाउन खोलने की जो जल्दबाजी दिख रही है, उनको ये जल्दबाजी दिख रही है, क्या ये ईद की वजह से है कि ईद आने वाली है इसलिए खोल दो? आपको इसमें भी हिंदू मुसलमान दिखाई देगा? नहीं, मुझे नहीं, ये सर सवाल है, मैंने तो नाम लेके पूछा है। नहीं, मैं उन्हीं को कह रहा हूं, मैं जो जिन्होंने भी ये प्रश्न पूछा है। ये देश एक है मेरे दोस्त, ये देश बहुत खूबसूरत गुलदस्ता है बहुत सारे फूलों का। हर चीज़ में हिंदू मुसलमान नहीं देखते। आज कोरोना की वजह से हिंदू भी मर रहा है, मुसलमान भी मर रहा है। आज कोरोना की वजह से हिंदू भी दुखी है, मुसलमान भी दुखी है। आज कोरोना की वजह से ईद भी नहीं मनाई जा पा रही और हिंदुओं के त्यौहार भी नहीं मनाए जा पा रहे, कोई भी नहीं। आप भी कौन सा मंगलवार को व्रत करते होगे तो जा पा रहे हो हनुमान जी के मंदिर में? नहीं जा पा रहे, सभी लोग तकलीफ में हैं। ठीक है, इसी से जुड़ा सर एक सवाल है। ये सवाल मैं जब इस स्टूडियो में आया तो मेरे एक साथी हैं, यहाँ कैमरामैन हैं, मुसलमान ही हैं, वही मुस्लिम भाई हैं, उन्होंने ये मुझे कहा कि ये सब कुछ खोल दिया है दिल्ली की सरकार ने, इतना कुछ, अभी ईद आ रही है, अब ईद के लिए तो लोग, रमज़ान चल रहा है, लोग अब बाज़ारों में जाएंगे, देखना जमात की तरह इसका ठीकरा भी हमारे ऊपर फोड़ेंगे कि देखो मुसलमानों ने फैला दिया। नहीं, मैं सबसे निवेदन ये करूँगा कि देखिए, इसके बीच में, दोनों के बीच में बैलेंस बड़ा मुश्किल है। कोरोना की वजह से लॉकडाउन करना ज़रूरी हो जाता है और लॉकडाउन करते हैं तो लोग भूखमरी के शिकार हो जाते हैं। तो एक तरफ इकनॉमी को भी खोलना है और एक तरफ कोरोना को भी कम करना है। अब 1.5 महीना तो हो गया अपने को, 1.5 महीना क्या 58 दिन हो गए बताते हैं, 58 दिन हो गए, 2 महीने हो गए लगभग 2 महीने तो लॉकडाउन हो गया, सब कुछ बंद था। आप क्या चाहते हैं कि ज़िंदगी भर सब कुछ बंद रहे? खोलना तो पड़ेगा ना। तो अब खोला है, अब अपनी सबकी जिम्मेदारी है, एक एक नागरिक की जिम्मेदारी है, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सबकी जिम्मेदारी है कि घर में रहो, सोशल डिस्टेंसिंग करो, ज़रूरत ना पड़े तो घर के बाहर मत जाओ, सोशल डिस्टेंसिंग करो, मास्क पहन के बाहर निकलो और कोशिश करो अपने आप को बचाना है। केजरीवाल पे एहसान नहीं करना, अपने को बचाना है, अपने परिवार को बचाना है, अपने घर के लोगों को बचाना है, अपनी सेहत बचानी है। अपने लिए सोशल डिस्टेंसिंग करो, अपने लिए मास्क पहनो, अपने हाथ धो के रखो और कोशिश करो कि कोरोना ना हो। आपको इस बात का डर नहीं लगता? ऐसी नौबत ना आए कि इतना बढ़ जाए कि भाई दोबारा लॉकडाउन करना पड़े, ऐसी नौबत नहीं आनी चाहिए अपने को। नहीं सर, लेकिन ये बताइए, देखिए केसेस, अब जैसा आपने कहा कि कोरोना अभी ख़त्म तो हो नहीं रहा, हो सकता है लोग ज़्यादा बाहर निकलेंगे तो कुछ मामले ही बढ़ें, तो आपको इस बात से डर नहीं लगा कि अगर मामले बढ़ते हैं तो लोग आपको दोष देंगे, देखो क्या ज़रूरत थी इतना खोलने की, क्यों बाजार खोला, बाकी इस राज्य ने तो नहीं खोला था, दिल्ली में मामला इसलिए बढ़ गया, तो आपके ऊपर उसका दोष दिया जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं है। हमने जो केंद्र सरकार की जो कल गाइडलाइंस आई हैं, वो गाइडलाइंस बाइंडिंग है पूरे देश के लिए। उन गाइडलाइंस के भी अंदर जितना अलाउ किया गया है उतना ही खोला है और मुझे बताया गया कि आज कई राज्यों ने उतना खोला है जितना हमने खोला है, कई राज्यों ने तो उससे ज़्यादा खोला है। तो दिल्ली ने कोई बहुत ज़्यादा नहीं खोला है। ये निर्णय एक तरह से केंद्र सरकार ने सब कुछ सोच विचार के लिया है। इस टाइम पूरे देश के अंदर डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट लगा हुआ है। डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत केंद्र सरकार जो भी दिशा निर्देश राज्य सरकारों को देती है वो हमारे ऊपर बाइंडिंग होते हैं। तो कल जो केंद्र सरकार के ऑर्डर आए वो हमारे ऊपर बाइंडिंग है। उसमें केंद्र सरकार ने तो नाई की दुकान खोलने के भी आदेश दे दिए हैं, स्पा सलून ये भी खोलने के आदेश दे दिए हैं, वो भी हम लोग नहीं खोल रहे। केंद्र सरकार ने पूरे बाजार एक साथ खोलने के आदेश दे दिए हैं, हम ऑड इवन कर रहे हैं, अभी हमने उसमें पूरा नहीं किया। केंद्र सरकार ने पूरी बसें चलाने के आदेश दिए, हमने 20 लोगों की लिमिट लगाई है। तो हमने दिल्ली को देखते हुए अभी पूरी तरह से उतना नहीं खोला है जितना केंद्र सरकार ने हमें अलाउ किया था। जी सर, मैं थोड़ा सा समय आपका और लूंगा।
एक सवाल और आया ट्विटर पर, हालांकि ये टीवी पर दिखने वाली पर्सनालिटी है, लेकिन चूंकि इन्होंने सोशल मीडिया पर पूछा तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ। ये शहजाद पूनावाला है, कमेंटेटर है, टीवी पर अक्सर आपने शायद कभी इनको देखा होगा। इन्होंने पूछा है कि दारू के ठेके खोल दिए, जिम्नेजियम और जिम बंद कर दिए हैं, रेवेन्यू ज्यादा जरूरी है या लोगों का स्वास्थ्य? लोगों का स्वास्थ्य भी जरूरी है। पार्क खोल दिए, कल से वॉक करने जरूर जाइएगा सुबह। और सर ये शराब के ठेके, इसको लेकर के बहुत से लोगों ने सवाल उठाया, क्योंकि वहां जितनी कतारें लगी आपने भी देखी होंगी। हाँ, तो वो एक दो दिन दिक्कत हुई थी। उसके बाद अब तो सारा सोशल डिस्टेंसिंग भी मेंटेन हो रहा है, लाइनें भी काफ़ी कम हो गई हैं। मुझे लगता है 2 महीने बाद जब ठेके खुले थे तो थोड़ी सी लंबी लंबी लाइनें लगी थी उसकी वजह से। कोई संदेश शराब पीने वालों के लिए? कम पीजिएगा, अच्छी चीज नहीं है शराब पीना। ठीक है सर। अच्छा सर, अब ये एक सवाल ये है कि कल की एडवाइजरी के अंदर पहले जो क्लासिफिकेशन था वो रेड, ऑरेंज, ग्रीन का था, अब उसमें कंटेनमेंट जोन और एक नया शब्द सुना हमने, बफर जोन। तो ये क्या है? दिल्ली तो पूरी लाल थी, दिल्ली तो रेड जोन था पूरा। अब इन जरा बता दीजिए कि दिल्ली अब है कहां इस क्लासिफिकेशन में? देखिए, मोटे मोटे तौर पे अभी जो गाइडलाइंस हैं, उनकी गाइडलाइंस में कंटेनमेंट जोन जो है उसमें कई सारी एक्टिविटीज़ अलाउड नहीं है। कंटेनमेंट जोन के बाहर रेड और ऑरेंज जोन के अंदर फिर इस तरह से जो मैंने बताया, ये अलाउड है, ये अलाउड नहीं है, ये अलाउड है, ये अलाउड नहीं है। और उसके बाद जो ग्रीन जोन है उसमें सब कुछ अलाउड है। तो अभी दिल्ली जो है, हम एक तरह से मोटे मोटे तौर पे माने तो एक तरह से रेड जोन ही है, क्योंकि केसेस ज़्यादा हैं। तो उसमें लिमिटेड एक्टिविटीज़ अलाउड है, जितनी एक्टिविटी मैंने बताई उतनी एक्टिविटीज़ अलाउड है, सब कुछ अलाउड नहीं है। नहीं, अब फर्ज कीजिए जैसे कोई एक बिल्डिंग में केस आ जाता है तो हम उस बिल्डिंग को कंटेनमेंट जोन कहेंगे, तो फिर उसके बाहर तो एक्टिविटी चली रही है। नहीं 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 नहीं, वैसा नहीं है। उसके अपने पैरामीटर्स हैं। अभी आज ही शायद इसके हेल्थ मिनिस्ट्री के लेटेस्ट पैरामीटर्स आए हैं, जिसमें उन्होंने डेफिनेशन बदली हैं कंटेनमेंट जोन की भी, रेड की, ऑरेंज की। मैंने अभी उनका डिटेल में अध्ययन नहीं किया है। ठीक है सर। तो मैंने केवल वो कल शाम को जो MHA की गाइडलाइंस आई थी उन्हीं का डिटेल में अध्ययन किया था। तो अभी इनकी लेटेस्ट डेफिनेशन के हिसाब से क्या है मैं नहीं कह सकता, लेकिन पहले जो इनकी डेफिनेशन थी उसके हिसाब से 3 केसेस एक एरिया में आने के बाद उस एक एरिया को कंटेनमेंट जोन कहा जाता था, और एक पर्टिकुलर नंबर था, इतने केसेस अगर किसी डिस्ट्रिक्ट में हो गए तो उस डिस्ट्रिक्ट को रेड जोन कहा जाता था। जिसके डिस्ट्रिक्ट में एक भी केस नहीं हुआ उसको ग्रीन जोन कहते थे, और जो ना रेड है और ना ग्रीन है उसको ऑरेंज जोन कहते थे, ऐसा कुछ था। जिस डिस्ट्रिक्ट में 14 दिन में एक भी केस नहीं आता था पहले उसको ऑरेंज जोन कहते थे, 21 दिन में एक भी केस नहीं आया तो उसको ग्रीन जोन कहते थे। लेकिन आज शायद उन्होंने कुछ अपनी डेफिनेशन बदली हैं, वो मैं एक बार दोबारा स्टडी करके बताता हूँ आप लोग। ठीक है सर। अब मेरे सर कुछ एक सवाल, ये जो सरकार की तरफ से राहत पैकेज अनाउंस हुआ है 20 लाख करोड़ का, इसको लेकर के है, आपकी राय इस पर क्या है? क्या ये वाकई जमीन तक पहुंचने वाला पैकेज है, आम आदमी को मदद करने वाला पैकेज है? मुझे लगता है कि थोड़ा कुछ और कॉन्क्रीट किया जा सकता था इसको, ताकि लोगों को सीधे सीधे डायरेक्ट बेनिफिट पहुंचता। अभी इसमें ऐसे लगता है कि लोन देने की प्रक्रियाएं ज़्यादा हैं, इस सेगमेंट को लोन देना, उस सेगमेंट को लोन देना, बिना गारंटी के लोन देना, वो सारी चीज़ें हैं, अच्छी बात है। तो एक तरह से सप्लाई साइड जो है उसकी तरफ तो ध्यान दिया गया है, लेकिन जो डिमांड है, लोगों के पास पैसे ही नहीं होंगे तो खरीदेंगे कैसे? मैन्युफैक्चर भी कर लिया तो लोग खरीदेंगे कैसे? लोगों की जेब में थोड़े पैसे भी तो डालने पड़ेंगे ना। तो अगर गरीबों को कुछ सीधे राहत की बात होती पैकेज के अंदर तो थोड़ा और अच्छा हो सकता था। मैं आपको किसी राजनीति में नहीं घसीटना चाह रहा। अब राहुल गांधी का भी यही सुझाव है, उन्होंने भी बार बार ये कहा कि डीबीटी के तहत आप लोगों के खातों में सीधा पैसा दे दो एक बारी। सरकार की सोच ऐसी मालूम पड़ती है कि 1 महीना दिया पैसा, आप कितने दिन उनको लगातार सस्टेन करेंगे? तो उनको आत्मनिर्भर बनाना पड़ेगा। आत्मनिर्भर भारत का नारा है इस वक्त। अभी इस टाइम लोग कठिनाई में हैं, लोग रोज रोज तो पैसे नहीं मांगते। अभी इस टाइम लोग तकलीफ में हैं। जैसे दिल्ली में हम लोगों ने क्या किया, दिल्ली में हमने ऑटो रिक्शा वाले काम नहीं कर पा रहे थे, ई रिक्शे वाले काम नहीं कर पा रहे थे, तो सभी ड्राइवरों के अकाउंट में हमने 5-5 हज़ार रुपये डाल दिए, थोड़ी मदद मिल गई उनको।
उसी तरह से जितने कंस्ट्रक्शन वर्कर थे उनके अकाउंट में 5-5 हज़ार रुपये डाल दिए, उनको थोड़ी मदद मिल गई। जितने बुजुर्ग थे, विधवाएं थी, अपंग लोग थे, उनके अकाउंट में हमने 5-5 हज़ार रुपये डाल दिए, उनको थोड़ी मदद मिल गई। खाना खिला रहे हैं लोगों को। तो ये एक तरह से भुखमरी का दौर है जिसमें लोग बिल्कुल भुखमरी के कगार पे हैं। इस वक्त उनको सीधे मदद चाहिए, इस वक्त सीधे कोई उनको खाना खिलाने वाला, उनकी ज़रूरतें ध्यान, जैसे अभी राशन हमने ज़्यादा कर दिया, डबल दे दिया, राशन फ्री दे दिया। राशन के साथ साथ घर की ज़रूरतों की एक किट भी दे दी, साबुन दे दिया, तेल दे दिए, मसाले दे दिए, नमक दे दिया, चीनी दे दी, दाल दे दी, चना दे दिया। उससे वो उनके घर का मतलब महीने भर का खर्चा निकल जाएगा। फिर जब इकोनॉमी खुलेगी तो वो कमाना चालू कर देंगे दोबारा। मुझसे सर बहुत लोगों ने ये सवाल आपसे पूछने के लिए बोला कि जो आपके दावे होते हैं कि हमने 10 लाख लोगों का खाना बनाया, मुझे कम से कम 4 लोगों ने ये सवाल लिख के भेजा कि पूछेगा कि ये खाना बनाते कहाँ हैं, ये 10 लाख लोगों का खाना दिल्ली में बनता कहाँ है? आप एक काम कीजिए, कल आप प्रॉमिस कीजिए अपनी कैमरा टीम भेजेंगे और कैमरा टीम को भेज के मैं सारा काउंटिंग करवाऊंगा कल आपको, और काउंटिंग करने के बाद आप अपने चैनल पे चलाएंगे, हेडलाइन चलाएंगे कि हमने केजरीवाल के सारे चेकिंग करी और चेकिंग करके हमें 10 लाख लोग खाना पकाया भी जा रहा है, खाना खिलाया भी जा रहा है, सब दिखाई दे रहा है। आप चेकिंग कीजिए, आप तो न्यूट्रल हैं, आप तो न्यूट्रल चैनल हैं, तो न्यूट्रल चैनल जाके चेकिंग कर सकते हैं। नहीं कोई सर, बिल्कुल हमें आपके दावों पर सवाल नहीं है। ये लोगों को कई बार देखिए, एक दो चैनल और गए थे पिछले दिनों में, एक दो चैनल वाले गए थे, वो सारा देख के भी आए थे। इनफैक्ट दूसरे चैनल ने चलाया था कि क्या ये सच है कि 10 लाख लोगों को खाना खिलाया जा रहा है। आपको ये भी जान के ताज्जुब होगा, 3 चीज़ें कर रहे हैं। एक तो हम राशन दे रहे हैं, लगभग 70-72 लाख लोग हैं दिल्ली में जिनके पास राशन कार्ड है, और उन लोगों को हम डबल राशन दे रहे हैं। अब पहले 5 किलो राशन हर महीने हर इंडिविजुअल को दिया जाता था, हमने 10 किलो राशन हर इंडिविजुअल को पिछले 2 महीने से दे रहे हैं। अप्रैल में 7.5 किलो दिया था, अभी 10 किलो दिया इस महीने हम लोगों ने। उसके अलावा 30 लाख लोगों को, 70 लाख लोगों को तो ये राशन, 30 लाख लोग ऐसे हैं जो गरीब हैं, उनके पास राशन कार्ड नहीं है, उन लोगों को हमने अलग से राशन दिया है। 5-5 किलो प्रति व्यक्ति हमने राशन तो दिया। इनको आपने आइडेंटिफाई कैसे किया? जिनके पास राशन कार्ड नहीं है सर, उनको आपने कैसे आइडेंटिफाई किया, कैसे दिया? हमने एक वेबसाइट चालू कर दी और वेबसाइट पे हमने कहा भाई जिसको भी राशन चाहिए आप अप्लाई कर दो। उसमें हमने गरीब अमीर नहीं देखा, तो उसमें हमें पता था कि सौरभ जैसे लोग वहाँ पे अप्लाई करके लाइनों में लग के राशन लेने नहीं आएंगे। जितने लोगों ने अप्लाई करा, 38 लाख लोगों ने अप्लाई करा, 30 लाख लोगों के करीब, 30 लाख लोग, 25 या 30 लाख लोगों ने राशन लिया, उनको हमने राशन दे दिया। तो हमने उन्हीं के ऊपर छोड़ दिया, लोगों पे छोड़ दिया, अभी जिसने राशन लेना है, आपका राशन कार्ड नहीं है तो वो राशन कार्ड आधार से लिंक्ड है, उससे कंपेयर कर लिया इन्होंने कि कहीं ऐसा नहीं हो कि जिसके पास राशन कार्ड है वो दोबारा ना लेने आ जाए। वो हम लोगों ने चेकिंग कर ली, क्रॉस चेकिंग की, डबल नहीं होना चाहिए। लेकिन उसके अलावा जिसने अप्लाई किया सबको दे दिया। फिर हमने फूड सेंटर बना दिए, हंगर सेंटर, वहाँ पे हमने खाना खिलाना फ्री में चालू कर दिया। अब कोई भी आके खाना खा ले, अमीर आ जाए गरीब आ जाए। ऑब्वियसली अमीर आदमी है जिसके घर में खाना बनता है वो तो नहीं आएगा लाइनों में लग के खाना लेने के लिए, लंबी लंबी लाइनों में। गरीब आदमी आएगा वहाँ पे खाना लेने के लिए, अपने आप चेकिंग हो जाती है, टेस्टिंग हो जाती है। सर अब जरा दिल्ली सरकार के खजाने की हालत भी बता दीजिए, इस वक्त क्या हालत है? काफी बुरी हालत है। आप लोग थोड़ा ज्यादा टैक्स देना इस बार सब लोग मिलके। तो सर क्या मजाक अलग है, लेकिन जैसे अप्रैल के महीने में हर साल हमारे पास 3,500-4 हज़ार करोड़ रुपए आया करते थे, और लेकिन इस बार केवल 400 करोड़ रुपए आए हैं। तो धीरे धीरे इकोनॉमी खुलेगी तो लोगों की जेब में पैसा आएगा, लोगों की जेब में पैसा आएगा तो लोग थोड़ा सा सरकार को भी टैक्स देंगे, सरकार को टैक्स देंगे तो सरकार भी चलेगी। सर हमारी बातचीत रजत जी भी देख रहे हैं इस वक्त, और उन्होंने अभी ये ट्विटर पर उन्होंने कहा है आपको सुन करके कि हाँ हम तैयार हैं, हम चलेंगे आपके साथ देखने के लिए कि खाना आप कहाँ बना रहे हैं, कैसे बना रहे हैं। रजत जी आपका स्वागत है। और रजत जी अगर खुद चेकिंग करके बताएंगे तो
मैं समझता हूँ वो एक इंडिपेंडेंट पत्रकार हैं, तो ज़रूर अच्छे से वो सच बताएंगे। वो मेरा भी पक्ष नहीं लेंगे और किसी और का भी पक्ष नहीं लेंगे, वो सच बताएंगे कि वाकई हम लोग इतने लोगों को राशन दे रहे हैं क्या, वाकई हम लोग इतने लोगों को खाना खिला रहे हैं क्या। नहीं, बिल्कुल सर, हमारी टीम आपके अब जरूर आपके लोगों के साथ जाएंगे, हम देखेंगे। मकसद किसी को किसी चीज को वेरीफाई करना नहीं है, लेकिन लोगों तक ये मैसेज पहुंचना चाहिए। अगर कोई सरकार काम कर रही है तो कर रही है, वो भी लोगों को पता चलना चाहिए। हाँ, अब इतना, लेकिन आपसे हम ये भी कहेंगे अगर कोई कमी दिखाई दी तो वो भी दिखाएंगे। बिल्कुल, हमें जरूर दिखाइएगा, बताइएगा हमें, हम उसे ठीक भी करेंगे। जो कमी आप बताएंगे उसको हम ठीक भी करेंगे। सर, अब आपका एग्जिट प्लान क्या है, ये मेरा आखिरी सवाल है आपसे। व्हाट इज योर एग्जिट प्लान? और ये कोरोना, आपने इतने एक्सपर्ट से बात की होगी, कैसे हम इस दौर से निकलेंगे? जैसा मैंने बताया, अब हम एक तरह से इकोनॉमी को खोलने की दिशा में ही बढ़ रहे हैं। आज जो ऐलान किया गया ये फर्स्ट स्टेप्स हैं। अगर हफ्ते 10 दिन के बाद हमें लगता है कि सिचुएशन कंट्रोल में है, तो केंद्र सरकार ने अभी कल जो हमें अलाउ किया है खोलना, उसमें से भी काफ़ी कम खोला है हम लोगों ने अभी। तो अगर हफ्ते 10 दिन बाद लगता है कि हमारी कंट्रोल में है स्थिति, तो जितना केंद्र सरकार ने अलाउ किया उतना और खोलेंगे। फिर 31 मई के बाद देखते हैं कि केंद्र सरकार आगे क्या निर्णय लेती है। लेकिन मुझे लगता है देश के स्तर पे अब धीरे धीरे अब हमें इकोनॉमी को खोलने की दिशा में जाना चाहिए। अपनी कोरोना से लड़ने की पूरी तैयारी कर लेनी चाहिए। अस्पतालों की, बेड्स की, ऑक्सीजन की, इसकी तैयारी कर लेनी चाहिए। और अब अपनी एक ही फैक्टर होना चाहिए कि किस तरह से कोशिश करें कि कोई भी कोरोना की वजह से मरना नहीं चाहिए। कोरोना है, ठीक हो जाएगा, कोरोना होगा, ठीक हो जाएगा। ठीक लोगों को इलाज करके उनको ठीक करने की तैयारी करनी चाहिए। कोरोना से किसी की मौत नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसा होता है तो हम कोरोना पे जीत पा लेंगे। अरविंद केजरीवाल जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने हमको वक्त दिया, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके। और उम्मीद करते हैं कि आपका जो एग्जिट प्लान है वो कामयाब हो, दिल्ली में लोग सेहतमंद रहें और हम कोरोना के पोस्ट कोरोना काल में भी आपसे बात कर पाएं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। तो ये थे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। उनका कहना है कि अब धीरे धीरे गतिविधि